Hello guys, welcome back to my channel HK Official, and on your high demand I am there with you with a complete formula list, and you can take it as your complete marathon revision of complete engineering mathematics 2. ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आप इसको रेफर कर सकते हो, एंड अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है जस्ट फॉर रिवीजन बेसिस आए हो तो भी इसको रेफर कर सकते हो. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि M2 के लिए मैंने मतलब आई नो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है चैप्टर जो हर एक यूनिट का हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन हाँ मैं हेल्प कर रही हूँ स्टूडेंट्स को हर उस कॉन्सेप्ट में, हर उस चीज में जो कि उनको डिफिकल्ट लगती है. तो मैंने कल वीडियो डाली थी MCQs की, जो हमने 2024, 2023 एंड 2022 के सारे PYQ MCQs मैंने आपको बताए, एंड कौन सा पैटर्न रिपीट होता है वो भी बताया. तो इस साल भी कुछ नया नहीं आने वाला है, वही सब होगा. एंड व्हाट द अदर थिंग, मैंने रिडक्शन के ऊपर, रिडक्शन मेथड जो यूनिट 3 का है, जो बहुत हार्ड लगता है स्टूडेंट्स को, उसको बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन करा है. तो उसके ऊपर भी जो वीडियो है वो आपको कल मिल गई होगी. आज आपको ये कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट की वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपका पूरा का पूरा मैथ्स 2 कवर हो जाएगा. एंडसेम के लिए 3, 4, 5, 6 जो भी यूनिट लगते हैं सबके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड जिनके एग्जाम्पल्स नेसेसरी हैं वो मैंने वो भी लिए हैं. ठीक है, तो बहुत ईजी वे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी. एंड एटलीस्ट मतलब अगर आपको सब कुछ पता भी होगा ना फिर भी इस वीडियो को देखना फॉर द सेक कि आपको समझ में आए किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं. एंड हाँ, आई विल गिव यू मोटिवेशन ऑल्सो, अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मोटिवेशन हिल रहा है. तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, दैट इज अ कंप्लीट फॉर्मूला लिस्ट फॉर यू दिस टाइम. इसको आप एट द लास्ट भी इसको देख सकते हो, लाइक फॉर लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी ऑल्सो, लास्ट मिनट रिवीजन देख लेना इसको. ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिट 3 जो कि है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस, इसको बहुत अच्छे से कर लेना. ठीक है, इजी है टॉपिक. इसमें से कौन सा टॉपिक स्किप करना है, क्या करना है, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी. हर यूनिट में जो चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी. तो ये है सबसे पहला यूनिट, दैट इज योर इंटीग्रल कैलकुलस. हाँ, इसमें थोड़ा बहुत हमारा इंटीग्रेशन लगता है, थोड़ा बहुत नहीं, कंप्लीटली लगता है, लेकिन जैसे मैंने प्रोसेस बताया आपको रिडक्शन के लिए, आई थिंक कि आपको बहुत पसंद आया होगा. तो जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हो जाता है रिडक्शन. तो रिडक्शन के जैसे मैंने बोला फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी अब देखो फर्स्ट MCQ जो होता है वो हमेशा आपके फॉर्मूला बेस्ड होगा. ठीक है, अब हो सकता है फर्स्ट नहीं आए, सेकंड, थर्ड कभी भी आए, लेकिन आएगा जरूर वो MCQ जो कि आपके इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड होगा. ठीक है, तो या तो ये वाले फॉर्मूला याद रखो. ठीक है, ये वाला मैं जो बोल रही हूँ वो वाले फॉर्मूलाज याद रखना. देख लो, ये वाले फॉर्मूले याद रख सकते हो, 1/m+1, 1/m+1 वाले. बाकी ये वाले फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन रेज टू nx इक्वल टू व्हाट विल बी, इट विल बी 4 टाइम्स ऑफ 0 to 2 पाई साइन nx dx. ठीक है, साइन nx dx. तो इनमें से सबसे ज्यादा फिर फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है 0 से π/2. ठीक है, 0 से π/2. इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी इवन और ऑड लिमिट. ठीक है, तो कॉस के लिए भी सेम है, जस्ट इधर कॉस आ जाएगा. तो चलिए दूसरे देख लेते हैं आगे. यह 0 से पाई के लिए तो सिर्फ 2 मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, आप पीछे देख लो, 0 से 2 पाई है तो हमने क्या किया, 4 टाइम्स 0 से π/2 लिया. करेक्ट ना, 4 टाइम्स 0 से π/2 लिया. एंड अगर 0 से पाई है तो सिर्फ हम 2 टाइम्स लेंगे. सेम फॉर दिस वन. यहाँ पर देख लो, ये 0 से पाई के लिए ये वाले फॉर्मूलाज है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो है ये वाला फॉर्मूला, 0 से π/2 फॉर साइन एक्स एंड कॉस nx. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड कल मैंने MCQs में भी इसको आपको बताया था कितना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो. ये पूरा फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है. कल ही मैंने आपको बताया था, सपोज नीचे कोई भी मतलब नंबर है, सपोज नीचे क्या है, 6 है, ऊपर क्या करना है आपको, उसका मतलब -1 कर लेना है तो आपका आ जाएगा 5. फिर आपको मल्टीप्लाई में करना है, 5 में से एक माइनस कर दो तो नीचे आ जाएगा 4 एंड ऊपर आ जाएगा व्हाट, 3. ठीक है, एंड उसके बाद क्या कर देना है, 3 में से एक माइनस कर देना है तो आ जाएगा 2 एंड ऊपर कर देना है एक माइनस तो 1. ठीक है, ऐसे उल्टी गिनती करनी है. एंड जहां जब लास्ट में 1/2 आ जाए या फिर लास्ट में 2/3 आ जाए, उधर आपको स्टॉप हो जाना है एंड इसको कर देना है मल्टीप्लाई. मेन थिंग आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पर इवन है, इवन क्या चीज बोल रहे हो मैम, तो यहाँ पर अगर जो n है वो अगर आपका इवन है तो क्या कर देना है, आपको π/2 से मल्टीप्लाई करना है एट द एंड. ठीक है, ऑड है तो कुछ भी मत करो, डायरेक्टली आपको यहाँ पर 1 बोला गया है. समझ में आ गया ना. तो ये है इसका यूज. आई थिंक कि साइन nx का समझ में आ गया होगा. सेम टू सेम आपका कॉस nx का है, कुछ भी अलग नहीं है. इवन आया तो π/2 से मल्टीप्लाई, ऑड आया तो सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई. आई होप कि रिडक्शन फॉर्मूलाज क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, बस इतने फॉर्मूलाज देख के जाओ, ज्यादा से ज्यादा ये वाला
वाला देख के जाओ, ठीक है, ये दोनों के दोनों देख के जाओ। एंड जो मैंने बताया था कि 0 से 2 पाई वाला है ना, इसके पीछे ये वाला फॉर्मूला, ये दोनों देख के जाओ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मैं आपको बता नहीं रही हूँ। तो यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड टॉपिक आपका आता है यूनिट 3 का गैमा फंक्शन, ठीक है। तो गैमा फंक्शन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। तो मैं जो बोल रही हूँ ना वैसे सॉल्व करना, ठीक है, वैसे सॉल्व करना। तो देख लो यहाँ पर गैमा फंक्शन है √n+1, ठीक है। अंडर रूट नहीं है वो, अंडर रूट बिल्कुल भी मत पढ़ना, वो है गैमा, ठीक है, गैमा है वो। तो गैमा n+1 इसको कैसे पढ़ोगे आप, तो इसका जो फॉर्मेट होता है आपके गैमा फंक्शन का वो कुछ ऐसा होता है, कैसा, सॉरी पीछे हो गया, आगे हो गया, सॉरी, चलो, e⁻⁻x x⁻n dx, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेट होता है आपके गैमा फंक्शन का। तो कहीं भी आपको ये वाला फॉर्मेट दिख जाए ना तो आपको कर देना है ऐसे सॉल्व, ठीक है, कैसे, गैमा फंक्शन के, ठीक है। अब मेरे पास है बहुत सारे सोल्यूशन है, बस यही मैं बोलूंगी, लास्ट टाइम भी मैंने बोला टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, अदरवाइज सब कुछ मैं आपको सिखा सकती थी, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा सकती थी, लेकिन इस बार मैथ्स के लिए हमें टाइम कम ही मिला है। तो चलो कोई बात नहीं। अब देखो गैमा 1 अगर आएगा तो आपको कैसे लिखना है, 1 लिख सकते हो आप इसको, और अगर n है तो कोई भी नंबर भी हो सकता है ना, तो n+1 लिख सकते हो। एंड n+1 गैमा n+1 को कैसे लिख सकते हो, n गैमा n लिख सकते हो, ठीक है, n गैमा n लिख सकते हो। एंड इसी को आप गैमा n+1 जैसे बोला, एंड इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हो। n क्या है, आपका कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये चीजें याद रखो, थोड़ी बहुत चीजें मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। देखो गैमा 0 आया तो उसका आंसर डायरेक्टली इन्फिनिटी हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमा 1/2, ठीक है, गैमा 1/2 का आंसर होता है √π, ठीक है, ये √π समझो इसको, √π, समझ में आ गया। उसके बाद ये है गैमा n, तो इसके लिए ये वाला, चलो इसका सिंपल बताया हुआ है, ये वाला भी कभी कभार यूज हो सकता है अगर आपको MCQs वगैरह में पूछ लिया तो, मतलब ध्यान में रखो गैमा p एंड गैमा 1 - p क्या हो जाएगा, π/sin p π, ठीक है। कुछ भी मतलब इसमें जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट बस उतना याद रखो। बीटा फंक्शन में फॉर्मूलाज कौन से आ जाते हैं, तो बीटा फंक्शन में फॉर्मेट आपका ये ऐसा कुछ हो जाता है। इसमें याद रखो बीटा और गैमा में कंफ्यूज होने वालों, यहाँ पर e⁻⁻x आता है गैमा के अंदर, एंड गैमा का सिंबल हमें नजर आता है, एंड यहाँ पर जो है x⁻m−1 1 - x ऐसा कुछ फॉर्मेट आपको दिखेगा, एंड बीटा लिखा हुआ होगा, ठीक है। हाँ, इसके अंदर भी गैमा यूज होता है, कई कई जगह हम लोग क्या फॉर्मूलाज में यूज कर लेते हैं गैमा, लेकिन स्टार्टिंग तो बीटा की अलग ही होती है ना। एंड ये वाला जो है ये भी याद रखना, कौन सा आपका एक क्या कहते हैं, इसमें एक प्रूफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है वो, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए मैं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एंड अगर आपको जो भी इंपॉर्टेंट चाहिए ना मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं उतने आपको सॉल्यूशंस डालते जाऊंगी, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर आप देख लो, ये वाला है, ये वाला भी याद कर सकते हो आप, 0 से π/2 sin⁻p cos⁻q d हो जाएगा 1/2 बीटा p+1/2 q+1/2, ठीक है, ये याद रख सकते हो। एंड बाकी इसको स्किप करो, इसका ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्मूलाज। चलो गैमा बीटा हमने समझ लिया। अब देख लो डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइंस, यानी कि आपका सिंपली DUIS, ठीक है, DUIS। तो DUIS के सिर्फ 2 रूल होते हैं, ठीक है, 2 रूल है उसके अंदर, कुछ भी ज्यादा है नहीं, समझ में आ गया, कुछ भी बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आपको सिर्फ समझ लेना है कि आपका स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में है, स्टेटमेंट के ऊपर आपके दोनों के दोनों रूल्स हैं। अगर इस फॉर्मेट में स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ अल्फा a to b, इसकी लिमिट जा रही है f(x(a) dx, ठीक है, वेयर अल्फा इज योर पैरामीटर एंड a एंड b आर व्हाट योर कांस्टेंट, ठीक है, जो लिमिट है वो कांस्टेंट है। देन di/d अल्फा, सिंपली आपको क्या कर देना है, डेरिवेटिव ले लेना है उस इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव ले लेना है, विद रिस्पेक्ट टू अल्फा है तो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ले लेंगे, इज इक्वल टू व्हाट, d/d अल्फा, ठीक है, d/d अल्फा मतलब डेरिवेटिव ले रहे हैं हम, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन है, किसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये जब डेरिवेटिव है, देख लो डी फॉर्मेट में है ना, d/d अल्फा है, जब ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा तो ये बन जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसको बोलते हैं व्हाट, डैबा, है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है, डैबा/डैबा अल्फा, ओके। एंड ये इसको इस हिसाब से आपको कर लेना है, ये है रूल 1, ठीक है। किसका रूल 1 है, बिल्कुल याद मत रखो, कोई जरूरत नहीं है। रूल 2, अब रूल 2 में क्या करना है आपको, रूल 2 में आपको 2 पैरामीटर्स गिवन होंगे, ठीक है, 2 पैरामीटर्स गिवन होंगे, फंक्शंस ऑफ 2 पैरामीटर्स f1 और f2, उसमें आपको कुछ ऐसा करना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है 2 बार, मतलब ऐसे करना होगा, पहले आपको एक के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में, लाइक दिस, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। एंड ऐसे ही आपको इसको करते जाना है, बस ये फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं। तो ये हो जाता है यूनिट 3 का थर्ड वाला, दैट इज योर डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइंस, दैट इज योर DUIS, इजी कॉन्सेप्ट है,
एक दो बार क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेना, इजी हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बोलनी है कि अगर आपने यूनिट 3 के अंदर रिडक्शन मेथड कर लिया, उसके बाद बीटा गैमा फंक्शन कर लिया, DOIS कर लिया, तो एरर फंक्शन को मत करो, एरर फंक्शन को मत करो। अगर आपने वो 3-4 टॉपिक्स अच्छे से कर लिए एंड आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो, ठीक है। जितने PYQs हैं सब सॉल्व कर लो एंड मतलब उसका कंसेप्ट समझ लो, तो ऑफ कोर्स आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो एरर फंक्शन को स्किप मारो, मत करो। एंड अगर जिनको थोड़ा सा डाउट है कि नहीं, अगर नहीं आया रिडक्शन सपोज मुझे, या फिर बीटा गैमा में कंफ्यूजन हो गया, DOIS में रूल में कंफ्यूजन हो गया, तो आप एरर फंक्शन को ले सकते हो, ठीक है। तो एरर फंक्शन के लिए सिर्फ बेसिक यही वाले फॉर्मूलाज हैं, आपको मेथड देख लेना है, ठीक है, कुछ भी नहीं, बस मेथड देख लेना है, उससे आपका जो एरर फंक्शन है वो क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूलाज एरर फंक्शन ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय ऐसे डिनोट करते हैं एरर फंक्शन को, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन ऐसा होगा, ठीक है। जस्ट लिमिट्स यहाँ पर चेंज हुई है और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एंड ये डायरेक्टली एरर फंक्शन है। तो मैं कब बोल रही हूँ, कब इसको आपको ऑप्शन में डालना है, जब आपके सारे के सारे हो गए हो। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा, क्योंकि और के अंदर आता है हमेशा, जो एरर फंक्शन है वो हमेशा आपके और के अंदर आता है, समझ में आ गया। तो और के अंदर है अगर, तो आप जो दूसरे हैं जो हमेशा आ रहे हैं ना, उनको कर सकते हो अच्छे से एंड इसको स्किप कर सकते हो। अदरवाइज आपको अगर नहीं है ना, जैसे मैंने बोला कॉन्फिडेंस, आप कर सकते हो। चलो यूनिट 3 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हमारे सारे फॉर्मूलाज यूनिट 3 के। अब आपको यूनिट 4 पर आ जाना है। आई नो कि कर्व ट्रेसिंग है, इसके अंदर आपको कर्व वगैरह बनाना है, इजी यूनिट है। तो इसके अंदर कुछ कर्व आ जाते हैं, कार्टेशियन, पोलर, फिर रोज कर्व भी है, रिफ्लेक्शन यानी कि आपका रेक्टिफिकेशन है ना। उसके बाद आप क्या देख सकते हो इसके अंदर, हाँ, पैरामेट्रिक कर्व आता है। तो सिंपली आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं, तो मैं सिर्फ रूल्स ही आपके लिए लेकर आई हूँ। तो कार्टेशियन कर्व सबसे ज्यादा सिंपल कर्व है एंड इसके ऊपर जो है ना, बहुत फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसी का आएगा, कर्व ट्रेसिंग का। तो सबसे पहले आपका जो रूल होता है वो होता है सिमेट्री, है ना। मैंने आपको MCQs में भी बताया हुआ है ना, बहुत मैंने MCQs में भी आपको एक्सप्लेन किया है हर कॉन्सेप्ट। तो जैसे कि सिमेट्री है, तो कार्टेशियन में हम क्या करते हैं, इफ द गिवन इक्वेशन हैज इवन पावर ऑफ y, अगर इक्वेशन के अंदर इवन पावर ऑफ y है तो हमारी सिमेट्री होगी अराउंड x एक्सिस, समझ में आ गया। y के अराउंड अगर आपकी सिमेट्री है, तो आप देखो y के अराउंड आपकी सिमेट्री है, तो क्या होगा, सिमेट्री आपकी होगी, सॉरी, y के अराउंड आपका इवन पावर है, तो सिमेट्री होगी x अराउंड, ठीक है, x एक्सिस में, समझ में आ गया। y स्क्वायर अगर x है, तो यहाँ पर y स्क्वायर है, इसका मतलब x एक्सिस में इसकी सिमेट्री होगी। यहाँ पर भी देख लो, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहाँ पर भी क्या होगा, y स्क्वायर है, यानी कि y का इवन पावर है, तो x में सिमेट्री होगी, ठीक है। एंड उल्टा इसका, यानी कि अगर इवन पावर x की है तो y के अराउंड सिमेट्री होगी। बस इतना ही आपको याद रखना है सिमेट्री के अंदर, ठीक है ना। उसके आगे देख लेते हैं, रूल 2 है आपका ओरिजिन, ठीक है। रूल 2 में आता है ओरिजिन। तो ओरिजिन में हमेशा क्या करो, x 0 रख लो, y 0 रख लो, ठीक है। या फिर ऐसा करो, x को 0 रख लो एंड अगर आपको y भी 0 मिलता है तो आपका ये भी मेथड करेक्ट है। अदरवाइज x y दोनों भी 0 रख के देख लो, दोनों 0 0 मतलब इक्वेट हो रहे हैं क्या, ठीक है। या तो सिंपल ये वाला फॉर्मेट फॉलो करो, अगर दोनों 0 हो रहे हैं इसका मतलब कि आपका जो कर्व है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। एंड अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब आपका ये वाला स्टेप आता है टेंजेंट एट ओरिजिन, ठीक है। अगर ओरिजिन से पास होगा कर्व तभी आपका जो है टेंजेंट एट ओरिजिन होगा, या फिर मैं बोल सकती हूँ टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज टेंजेंट एट ओरिजिन एग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रख लो। और टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए ये वाला वर्ड याद रख लो, लोएस्ट डिग्री टर्म को आपको 0 इक्वेट करना है, ठीक है। बस ये वाला टर्म याद रख लो, लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लो, x स्क्वायर y इक्वल टू एक्स DA माइनस x, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा है, समझ में आ गया। एंड जो भी लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको आपको इक्वेट कर देना है किसके साथ, 0 के साथ, समझ में आ गया ना। तो ये हो जाता है टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट। थर्ड रूल है आपका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको वही करना है जैसे ओरिजिन में करा है ना। ओरिजिन में कैसे करा था हमने, सेम टू सेम देख लो, इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद एक्स एक्सिस। अगर हमें एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम कर्व के इक्वेशन में y को 0 पुट कर देंगे एंड जो भी इक्वेशन हमें मिलेगा वो इक्वेशन होगा एक्स एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विद y एक्सिस, तो हमें पुट करना होगा x इक्वल टू 0, समझ में आ गया ना। तो ऐसे हिसाब से चलो कि x है तो y है तो x, समझ में आ गया। तो आपको इंटरसेक्शन मिल जाएगा। एंड एग्जांपल देख लो, यहाँ पर y स्क्वायर 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसको पहले y के फॉर्मेट में लाया, y को 0 पुट किया तो x भी 0 हो रहा है एंड x को 0 पुट किया तो y भी 0 हो रहा है। इसका मतलब y का इंटरसेक्शन x इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस पे, समझ में आ गया ना। x इक्वल टू 0 का मतलब पता है y एक्सिस और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ऐसे इनका
इंटरसेक्शन समझ में आ जाता है। ठीक है, तो रूल 3 तक आई थिंक क्लियर हो गया। अब रूल 4 असिम्प्टोट्स, आई नो कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, लेकिन कुछ भी नहीं, इसको सिंपल रखो। असिम्प्टोट क्या है, सिर्फ टैंजेंट एट ओरिजिन, याद रखो टैंजेंट एट ओरिजिन है। सपोज ये जो है आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से ऐसा कोई कर्व जा रहा है, ठीक है, ऐसा कोई कर्व जा रहा है, ऐसा कर्व आपने बनाया भी होगा, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं ऊपर कहीं इन्फिनिटी में जाके क्या हो रहा है, टैंजेंट बना रहा है, तो यहाँ पर आपको इसको बोलना है टैंजेंट एट कर्व, इसी को आप क्या बोलोगे, असिम्प्टोट बोलोगे। अरे मेरा ये किधर ही चला गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही चलना है। देख लो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब भी आप निकालोगे तो इसके अंदर आपको ये चीज याद रखनी है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स याद रखना, यहाँ पर समझ में आ गया ना, एक्स याद रखना, बहुत सिंपली आपको याद हो जाएगा। आपको टेंजेंट के अंदर याद रखना है लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0, यहाँ पर असिम्प्टोट में याद रखना है हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स फॉर्म इक्वेशन इक्वल टू 0 कर देना है, एंड ये आपको दे देगा किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए। एंड वैसे ही असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर आपको चाहिए, असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस चाहिए, तो आपको क्या कर देना है, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म है, लेकिन किधर, y के लिए, ठीक है ना, देख लो यहाँ पर लिखा है मैंने y के लिए। तो बस ऐसे ही आपको ये चीजें याद रखनी है, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली कैसे प्रोसेस में जाना है, ठीक है, स्टेप वाइज जाओ। अगर आपको कर्व बनाने में दिक्कत हो रही है ना, लास्ट का कर्व आपको नहीं बना पा रहे हो, तो सिर्फ इतने पॉइंट्स लिख दो, एंड आपको जो कर्व है ना उसका कितने ही मार्क्स कट हो जाएंगे ना, सब स्टेप्स अगर करेक्ट होंगे तो आप कर्व भी अच्छे से बना पाओगे। तो ये रूल 4 तक ये हो जाते हैं कार्टेशियन के। रूल 5 देख लो, स्पेशल पॉइंट, ठीक है, स्पेशल पॉइंट ऑन कर्व आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर पॉइंट अदर देन 0,0 ऑन द कर्व इज कॉल्ड एज योर स्पेशल पॉइंट। इफ स्पेशल पॉइंट एग्जिस्ट नीड टू कैलकुलेट द टेंजेंट टू दैट कर्व, ठीक है, अगर स्पेशल पॉइंट एग्जिस्ट होता है तो सिर्फ टेंजेंट आपको उस कर्व पे बनाना है, अगर नहीं करना है तो ये स्किप मार सकते हो स्पेशल पॉइंट वाला। तो रूल 6 देख लो, रूल 6 में आपको रीजन ऑफ एब्सेंस बोल सकते हो या फिर रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो रीजन ऑफ एब्सेंस ऑफ कर्व, इफ वाई स्क्वायर बिकम नेगेटिव फॉर सम वैल्यूज ऑफ दिस देन कर्व इज नो पार्ट ऑफ द एंड लाइक दिस, मतलब आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लेके ना वैल्यूज निकालनी है ताकि आप ट्रेस कर पाओ कर्व, समझ में आ गया। तो ये सारे रूल 6 हो जाते हैं आपके किसके लिए, आपके कार्टेशियन के लिए। तो एक बार वापस से देख लेते हैं जाके, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेंगे कौन से थे। तो एक था आपका सिमेट्री, समझ में आ गया ना, किसका इवन पावर होगा उसका अपोजिट, यानी अगर x का इवन पावर है तो y के अराउंड सिमेट्री होगी, y की इवन पावर है तो x के अराउंड सिमेट्री होगी। ओरिजिन में आपको क्या करना है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करके देख लेना है, दोनों 0 होते हैं तो आपका कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन है। टेंजेंट एट ओरिजिन में आपको लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 इक्वेट कर देना है। उसके बाद देख लो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में क्या करना है, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालना है तो y इक्वल टू 0 करो, y एक्सिस पे इंटरसेक्शन निकालना है तो x इक्वल टू 0 करो, एग्जाम्पल गिवन है, समझ में आ गया रूल 3। रूल 4 असिम्प्टोट मैंने बोला सिंपल, ये वर्ड याद रख लो, हाईएस्ट डिग्री टर्म, ठीक है, x एक्सिस में एक बार निकालेंगे तो हाईएस्ट डिग्री टर्म इन x इक्वल टू 0 करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ y इक्वल टू 0 करेंगे अगर पैरेलल टू y एक्सिस निकालना है। रूल 5 है स्पेशल पॉइंट के लिए, रूल 6 है रीजन ऑफ एब्सेंस के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा कार्टेशियन कर्व के लिए। अब आ जाते हैं रोज कर्व, ठीक है, रोज कर्व आप आई होप कि आपने समझा होगा, पोलर कर्व के अंदर रोज कर्व आता है, और वो जो पोलर कर्व हम देखते हैं ना वो वाला आता है कार्डियोइड वगैरह। तो इसमें आपको ये रोज कर्व में कौन सी चीजें याद रखनी है, तो देख लो ये वाले आपको रूल्स देखो बहुत इजी हैं, कोई नहीं बताएगा आपको ये रूल्स, एंड आप इससे बहुत सिंपली आप सॉल्व कर सकते हो रोज कर्व। तो देख लो फर्स्ट रूल है आपका ऑफकोर्स हमेशा की तरह सिमेट्री, ठीक है, इसमें सिमेट्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ठीक है, r इक्वल टू a cos n थीटा और r इक्वल टू a sin n थीटा, तो सिर्फ ऐसे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, तो आपको समझ लेना है ये क्या है, रोज कर्व है, समझ में आ गया। तो देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो जब भी कॉस है, समझ में आ गया, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, जब भी कॉस है तो आपका जो सिमेट्री होगी वो अराउंड एक्स एक्सिस होगी, समझ में आ गया, एक्स एक्सिस। वैसे तो इनिशियल लाइन बोला जाता है ना, इनिशियल लाइन बोला जाता है, फिर इधर जो है इसको पोल बोला जाता है, समझ में आ गया। तो ऐसे चलता है किसका, पोलर फॉर्म का, लेकिन मैं बहुत सिंपली आपको बता रही हूँ, सिर्फ अगर आपका इधर कॉस है ना तो इधर आपको डायरेक्टली लिख देना है कि सिमेट्री इज अबाउट एक्स एक्सिस, क्लियर। यहाँ पर साइन है, ठीक है, यहाँ पर देख लो साइन है, तो आपको क्या बोल देना है, आपकी सिमेट्री अराउंड किसके है, वाई एक्सिस के, ठीक है ना, समझ में आ रहा है।
रूल 2 देख लो। रूल 2 में क्या है, फॉर आर इक्वल टू दिस एंड दिस डिवाइड ईच क्वाड्रेंट इनटू n इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर ये जो n है ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 एनी कुछ भी हो सकता है। तो जितने है ना इधर n उतने पार्ट्स में आपको इक्वल पार्ट्स में क्वाड्रेंट डिवाइड करना है। तो इसमें आप क्वाड्रेंट ऐसे बनाओगे तो एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ठीक है, एक क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सपोज यहाँ पर n है 3, ठीक है, तो आप इस क्वाड्रेंट को, हर क्वाड्रेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे लाइक दिस, ठीक है। आई होप क्लियर बन जाए। हाँ, तो ये देखो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, समझ में आ गया। तो आपको एक क्वाड्रेंट के बारे में बात बताई है, तो आपके जितना n नंबर होगा उतने आपके इक्वल पार्ट्स होंगे। तो आई होप दो रूल जो है बहुत क्लियर हो गए होंगे। रूल 3 देख लो। अगर आपका जो n है, देखो n के ऊपर बहुत चीजें बेस्ड हैं, बहुत सारे स्टेप्स बेस्ड हैं। तो अगर आपका n इवन है, सपोज 4 है, 2 है, 6 है, तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके जो कर्व है उसमें 2 टाइम्स ऑफ n लूप्स प्रेजेंट होंगे, समझ में आ गया। अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि आपका जो n है वो 2 है, ठीक है, n जो है वो आपका 2 है, तो आपके लूप्स कितने होंगे, तो n 2 तो आपका इवन नंबर है, तो आपके लूप्स होंगे 4, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ इट। अगर आप बोल रहे हो ऑड है, ठीक है, ऑड है इसका मतलब क्या है, 3 समझ लो, है ना, 3 समझ लो, तो आपके लूप्स जो होंगे वो n टाइम्स ही होंगे, यानी कि 3 ही होंगे, समझ में आ गया ना। तो आई होप कि मैंने रूल 3 भी आपको बहुत क्लियर कर दिया है। रूल 4 देखो, ड्रॉ फर्स्ट लूप अलोंग थीटा इक्वल टू 0, यानी कि अगर आपका कॉस है, समझ में आ गया, अगर आपके इक्वेशन में कॉस है तो आपको जो पहला लूप बनाना है, जो आपका ये एक्सिस है ना, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है, समझ में आ गया ना। तो पहला लूप आपको इधर ही बनाना है। सपोज ऐसा लूप बनता है, तो ऐसा लूप आपको बनाना है, ठीक है, किसके अंदर, कॉस के अंदर। एंड आर ए साइन एन थीटा, यानी कि अगर सिर्फ साइन है ना, इधर साइन है, ऊपर कॉस था तो 0 से स्टार्ट किया, साइन है, तो फर्स्ट लूप आपको कहाँ बनाना है, फर्स्ट लूप आपको ये वाली कंडीशन याद रखो। इस वाली कंडीशन में आपने एमसीक्यूज भी देखे होंगे, होप सो कि आपके प्रीलिम्स में आए होंगे ऐसे वाले इक्वेशंस, एंड आपके इसमें एंड सेम में भी आने के चांसेस है। पाई बाय 2n याद रखो, क्या याद रखोगे, पाई बाय 2n, समझ में आ गया। सपोज यहाँ पर n जो है वो 1 है, ठीक है, n जो है वो 1 है, तो पाई बाय 2 1, यानी कि पाई बाय 2 पर आपका जो आएगा फर्स्ट लूप आएगा, यानी कि अगर मैं इसी के अंदर बताऊं तो फर्स्ट लूप आपका पाई बाय 2 पर आएगा, समझ में आ गया। सेकंड लूप आपकी इस कंडीशन पे बेस्ड होगा। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पर n 2 है तो आप क्या लिखोगे, पाई बाय 2 इंटू एन, यानी कि आपका जो फर्स्ट लूप है पाई बाय 4 पर आएगा, यानी कि पाई बाय 4 इधर आप समझ लो 45 डिग्री है, एंड यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा फर्स्ट लूप। समझ में आ गया फर्स्ट लूप कैसे कंसीडर करना है, ये कोई नहीं बताएगा आपको। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सब कुछ कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। तो रूल 4 तक क्लियर है। रूल 5 देख लो। अब देखो अगेन n के ऊपर ही पूरा के पूरे स्टेप्स बेस्ड हैं, समझ में आ गया। तो इफ n इज इवन, अब यहाँ पर n इज इवन के बारे में बोल रहे हैं, तो ड्रॉ लूप्स इन एवरी सेक्टर, यानी कि ये जो है हम हर सेक्टर बनाएंगे यहाँ पर, यानी कि सेक्टर यानी कि क्या, देखो तो हमें सबसे पहले हमें कौन से वाले रूल में पता चला, यहाँ पर पता चला कि हमें कितने, सॉरी इसके पीछे कितनी बार डिवाइड करना है ना, ये फॉर आर एंड कॉस हमें डिवाइड करना होता है, जितने n है ना, उतने इक्वल पार्ट्स में हमें करना होता है डिवाइड। तो यहाँ पर देख लो जितने भी इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज जैसे मैंने पहले किया वैसे ही बता रही हूँ, थोड़ी सी ड्राइंग को कॉम्प्रोमाइज कर लेना। यहाँ पर देख लो, ये जो है ये है आपके सेक्टर्स, ठीक है, जितने में ये डिवाइड हो रहा है वो है आपके सेक्टर्स। एंड अगर n इवन है आपका, ठीक है, n इवन है, तो आपको हर सेक्टर के अंदर जो है वो लूप बनाना है, समझ में आ गया, हर सेक्टर के अंदर लूप बनाना है। एंड अगर ऑड है तो आपको 2 सेक्टर्स वेकेंट रखने हैं, समझ में आ गया, 2 सेक्टर्स आपको वेकेंट रखने हैं। मैं बनाने की कोशिश तो करती हूँ यहाँ पर। अगर सपोज ऐसा है आपका, ठीक है, ऐसा है, समझ में आ गया, तो एक लूप अगर आपका इधर आ गया है, ठीक है, एक लूप आपका इधर आ गया, तो 2 सेक्टर छोड़ो, दूसरा लूप इधर आएगा, तीसरा लूप इधर आएगा, तो ऐसा होता है आपके ऑड में, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत गंदी ड्राइंग बनी है आई नो, लेकिन आपको समझा रही हूँ मैं, समझ लो, ठीक है ना। तो ये हो जाता है रूल 5। रूल 6 देख लो। रूल 6 में आपको टैंजेंट एट ओरिजिन बोला है, पुट आर इक्वल टू 0, एंड मतलब हमें क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ अब बनाना है हमें टेबल, ठीक है। तो टेबल में हमें जो है यहाँ पर दो इसमें से डिवाइड कर लेना है, यहाँ पर बनाना है थीटा एंड यहाँ पर बनाना है आर, ठीक है। तो हम थीटा की सारी वैल्यूज लिख लेंगे, एंड आर जो है वो अपना जो भी इक्वेशन है, आर ए इक्वल टू कॉस थीटा जो भी है उससे हम आर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास टेबल बन जाएगा, किसके लिए, टैंजेंट के लिए, एंड वो हम कर्व जो है वो कर सकते हैं, समझ में आ गया ना। तो ऐसे आप कर लेना, रूल 6 हो जाते हैं ये कंप्लीट आपके रोज के। अब देख लो पोलर के। पोलर में आपको क्या करना है, देखो आपको पोलर में सब एक ही चीज सिखाएंगे, लेकिन रोज का डिफरेंट मेथड है, पोलर का डिफरेंट मेथड है। तो पोलर में देखो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो है थोड़ा सा हार्ट शेप आपका जो है वो बन जाता है, क्या, कर्व, ठीक है। देखे होंगे आपने हार्ट शेप वाले कर्व, ऐसा कुछ कर्व बन जाता है, ऐसा ऐसा
ऐसा कुछ कर्व बनता है, ठीक है ना। तो आई होप कि समझ में आता होगा, ऐसे कर्व हम बनाएंगे इसके अंदर। तो सबसे पहला जो स्टेप है ऑफ कोर्स वो सिमेट्री का होता है। इनिशियल लाइन को हमेशा एक्स एक्सिस समझो, ठीक है। इनिशियल लाइन जब भी पोलर है ना, पोलर तो आपको इनिशियल ये सब चीजों का वर्ड का यूज होगा। इनिशियल लाइन यानी एक्स एक्सिस आपको समझना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, थीटा जो भी होगा आपके इक्वेशन में उसको इक्वेट कर दोगे माइनस थीटा के साथ। सब समझ में आ गया, ये वाला स्टेप है आपका पहला, ठीक है। जब थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे, इफ इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, अगर सेम टू सेम इक्वेशन रहा तो कर्व को आपको बोल देना है इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। समझ में आ गया। अनचेंज्ड ये वर्ड याद रखो, अनचेंज रहा इक्वेशन थीटा को रिप्लेस करके माइनस थीटा से तो आपके एक्स एक्सिस में होगी सिमेट्री, एंड वैसे ही अगर चेंज हुआ तो आपकी सिमेट्री होगी वाई एक्सिस के अराउंड। समझ में आ गया। अब रूल 2 देख लो, अबाउट द लाइन थीटा बाय पाई बाय 2, यानी कि पहले हमने थीटा को इक्वेट किया माइनस थीटा के साथ, ठीक है ना, माइनस थीटा के साथ। अब आपको इक्वेट करना है पाई बाय 2 के साथ, ठीक है, पाई बाय 2 के साथ। इधर लिख देती हूँ पाई बाय 2 के साथ, ठीक है ना। तो अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, सबसे पहले आपने थीटा से इक्वेट किया, आपको समझ में आ गया सिमेट्री किधर है। अब देखोगे तो यहाँ पर आपको पाई बाय 2 पुट करना है फॉर वाई एक्सिस। समझ में आ गया। वाई एक्सिस में जानने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा एंड ऑल्सो आर बाय माइनस आर। समझ में आ गया। तो इधर दो चीजें करनी है। एक्स एक्सिस में समझने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ थीटा बाय माइनस थीटा करना था, और वाई एक्सिस के लिए हमें थीटा बाय माइनस थीटा तो करना ही है, लेकिन साथ में आर बाय माइनस आर भी करना है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या कर देना, इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, देख लो अनचेंज्ड की बात हो रही है, तो कर्व क्या है, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थ्रू द पोल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पोल की बात हो रही है, ठीक है, पोल यानी कि वाई एक्सिस। समझ में आ गया। कुछ भी चल रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, पेन मेरा थोड़ा सा आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर लो इसके अंदर। तो चलो, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा एंड आर बाय माइनस आर की बात हो रही है। The same symmetry also exists if the equation remains unchanged when theta replaces by pi minus theta। तो यही सेम, अगर आपको पाई बाय 2 से नहीं देखना है तो पाई माइनस थीटा से देखो, सेम इक्वेशन यहाँ पर भी आ जाएगी, ठीक है। सेकेंड है पोल। पोल यानी कि आपका y एंड आपको अब ओरिजिन चेक करना है। सो द कर्व विल पास थ्रू पोल इफ फॉर द सम वैल्यूज ऑफ थीटा बिकम 0, यानी कि सम वैल्यूज ऑफ पुट r इक्वल टू 0 एंड इफ वी गेट वैलिड वैल्यू ऑफ थीटा देन कर्व पासेस थ्रू द पोल। r इक्वल टू 0 करके देखो, एंड अगर कुछ वैल्यूज थीटा की 0 हो रही है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओरिजिन से पास हो रहा है हमारा, ठीक है। समझ में आ गया, ओरिजिन से पास हो रहा है, एंड बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ओरिजिन। इसके बाद देखो यहाँ पर मैंने लिखा था, लेकिन ये थोड़ा सा इधर ना ब्लैक में हो गया है। थर्ड जो आएगा वो आपका टेबल आएगा थीटा और आर के लिए, ठीक है। जैसे मैंने कार्टेशियन में आपको बताया, थीटा और आर के लिए जो आता है आपका टेबल आ जाता है। तो सिंपली आपको थीटा की वैल्यूज कंसीडर करनी है यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपको जो है इक्वेशन से मिल जाएगा आर। समझ में आ गया। तो सब आपको वैल्यूज यहाँ पर बनानी है, एंड उस हिसाब से आपका जो है वो कर्व बन जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप कि इजीली समझ में आ गया होगा आपको पोलर भी, ठीक है। आपने ये सब करा होगा, ठीक है। एक एक सम सबका सॉल्व करो, फॉर्मूलाज देख के, मतलब एज सच कुछ नहीं होगा, फॉर्मूलाज देखो लेकिन एक एक सम हर चीज का सॉल्व करो, तभी आपका क्लियर होगा। आ जाते हैं पैरामेट्रिक कर्व के ऊपर। तो पैरामेट्रिक कर्व के अंदर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे, x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, इस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। तो देख लो ना, ये वाला मैंने एमसीक्यूज में भी आपको कराया हुआ है। तो आपको सिमेट्री में चेक करने के लिए क्या करना होगा, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी है ना। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ टी को एफ ऑफ माइनस टी कंसिडर करना है, एंड जी ऑफ टी को जी ऑफ माइनस टी कंसिडर करना है। तो सपोज एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी आया है ना, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी आया, एंड वाई इक्वल टू जी ऑफ टी ही आया। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, आपका x जो है वो इवन है और y जो है वो ऑड है। तो आप क्या लिखोगे कि आपकी जो सिमेट्री है किसके अक्रॉस होगी, ऑफ कोर्स जिस जो इवन है, ठीक है। तो x इवन था तो x के अक्रॉस आपकी सिमेट्री होगी। सिमिलरली x और y में अगर आपका x ऑड है और y इवन है तो आपकी सिमेट्री होगी इवन जो है उसकी तरफ, यानी कि y एक्सिस की तरफ। तो ये हो जाता है सिंपल पैरामेट्रिक में सिमेट्री वाला। थर्ड देख लो, इफ x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू जी ऑफ टी बोथ आर ऑड फंक्शन, ठीक है। अगर दोनों भी आपको ऑड मिल गए तो क्या करोगे, देन द कर्व इज सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, ठीक है। अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। फॉर वैल्यूज ऑफ t एंड माइनस टी, x रिमेन्स अनचेंज्ड बट y हैज इक्वल एंड अपोजिट वैल्यूज, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। फॉर सम वैल्यूज ऑफ t, रिप्लेस t by minus t.
If y has same values and x has equal and opposite value, then the curve is symmetric about y axis. तो ये सब क्या है, मेथड्स है सिमेट्री फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मैं बोलूंगी कि ये दोनों जो है ना अच्छे से याद कर लो, इसी से आपका जो सिमेट्री है वो निकल जाएगी, ठीक है। सेकेंड यहाँ पर देख लो, अब आ जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक, अब मैं वही चीज वापस से बोलूंगी जैसे यूनिट 3 में मैंने आपको बताया, एरर फंक्शन आप स्किप कर सकते हो अगर आपने बाकी सब अच्छे से कर लिए हैं तो। अब ये जो यूनिट 4 है इसके अंदर आप ये वाला टॉपिक स्किप कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन वाला, रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व वाला, अगर आपने सारे के सारे जो भी कर्व मैंने आपको अभी तक बताए, कार्टेशियन, पोलर, रोज, है ना, और पैरामेट्रिक, तो इन दोनों में से आपने अगर वो सब कर लिए है ना, तो ये वाला आप ऑप्शन में रख सकते हो, ठीक है, ये वाला ऑप्शन में रख सकते हो। अगर आपको उनमें डाउट है तो ये वाला कर लेना। एंड इनमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन से फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देन एफ ऑफ वाई वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाला, एफ ऑफ वाई वाला इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये वाला इंपॉर्टेंट है, एफ ऑफ थीटा वाला, ठीक है। इन लोगों को स्किप मारो, बाकी जो है इन तीनों पे फोकस करना बस, ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्शन ऑफ कर्व करना है तो, ठीक है। फॉर्मूलाज दे दिए। अब यूनिट 5 पे आ जाते हैं। यूनिट 4 कंप्लीट हो गया, आधा घंटा हो चुका है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में ज्यादा डीप में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलो, यूनिट 5 है आपका सॉलिड ज्योमेट्री, एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स हैं, एंड वही 3 टॉपिक्स आपको और में भी आएंगे, इसका मतलब उन तीनों को ही आपको करना है। एंड मैं तो बोलूंगी ये तो 100% आपको यूनिट 5 करके ही जाना चाहिए। इसमें पहला टॉपिक आ जाता है आपका स्पीयर, देन कोन और देन सिलेंडर, ठीक है। थोड़े थोड़े एक दो आप सम्स कर लोगे ना सबके, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये है बेसिक्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले हैं ये सारे फॉर्मूलाज, तो इनका आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको बीच बीच में यूज होंगे, तो आपको याद रखने हैं क्या कौन से सेक्शन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बस इंटरनल एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये है क्या, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलो ये तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको कि आते होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन की बात हो रही है यहाँ पर, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एल बाई ए, एम बाई बी, एन बाई सी इक्वल होते हैं ना, 1/√a² प्लस b² प्लस c²। लाइन एंड प्लेन पढ़ा हुआ है हमने, है ना, और ये सब 11th 12th में हो चुके हैं ये सारे फॉर्मूलाज। फिर भी आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि यहाँ पर यूजफुल है। देखो ये वाली चीजें याद रख लो, एल एम एन का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस बहुत इंपॉर्टेंटली यूज होगा आपका कोन के अंदर, सबसे ज्यादा कोन सिलेंडर के अंदर। टू लाइंस आर पैरेलल इफ दिस इज द थिंग, एंड टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दिस इज द कंडीशन। सो आई होप कि ये बेसिक्स था, एकदम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है स्पीयर। 100% स्पीयर का क्वेश्चन आने वाला है, करके जाना। तो सेंटर रेडियस फॉर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, सेंटर रेडियस फॉर्म। अगर सेंटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, तो आप सिंपली क्या है, इक्वेशन निकाल सकते हो स्पीयर का, ठीक है ना। स्पीयर देखो सेंटर है, सेंटर को हमेशा एबीसी से डिनोट करो, रेडियस को हमेशा आप जो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, समझ में आ गया, सीपी रेडियस होगा, ये पॉइंट है कोई एक आपके रेडियस के ऊपर, वो है पी एक्स वाई जेड, समझ में आ गया। तो इसका जो इक्वेशन आएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला आपको याद रखना है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये है सिंपली आपका इक्वेशन ऑफ सेंटर रेडियस फॉर्म, ठीक है, स्पीयर का। ये देख लो ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस बी का होल स्क्वायर, z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपके इस पर्टिकुलर रेडियस के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाता है स्पीयर का फर्स्ट, दैट इज सेंटर रेडियस फॉर्म। जनरल फॉर्म आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 100% एमसीक्यू है ना। जो अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा 100% एमसीक्यू इसके अंदर है, एंड बहुत सिंपल है। इसके ऊपर आपको सेंटर रेडियस आपको निकालने आ जाता है। अगर स्पीयर का इक्वेशन समझ लो, ये वाली हिंट समझ लो मेरी, स्पीयर का क्वेश्चन है एंड आपको नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस सिंपली आपको ये वाला इक्वेशन अगर नजर आ रहा है ना, स्पीयर का इस फॉर्मेट में आपको इक्वेशन नजर आ रहा है, सेंटर निकाल दो, रेडियस निकाल दो, ठीक है। 2 मार्क्स तो आपको वहां पर मिल जाएंगे आपके क्वेश्चन के। तो सेंटर है आपका माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, रेडियस है √u² प्लस v² प्लस w² माइनस डी। इजीली आप निकाल सकते हो। इसके आगे का जो मेथड होगा वो स्पीयर का फॉलो करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ प्लेन वाला भी आता है, यानी कि स्पीयर जो है आपका, ये समझो ये स्पीयर है तो ये आपके प्लेन के ऊपर है ना, ऐसा वाला इक्वेशन आता है। तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो DRS गिवन होता है, ABC परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइन एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लाइन ऑफ इक्वेशन इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मेरे पास कंप्लीट सोल्यूशन है, मेरा बहुत मन है कि मैं आपको सोल्यूशन के साथ सिखाऊं, क्योंकि आपके जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैंने कुछ तो एक्सप्लेन किया, किसी को कुछ तो समझाया है, लेकिन बहुत कम टाइम है। तो यही चीज देख लो, इसी को कितना टाइम लग रहा है सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ने के लिए, तो पूरे यूनिट समझाने में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो चलो इक्वेशन ऑफ लाइन याद रख लो, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स डी आर एस व्हाट एबीसी, ये जो डिनोमिनेटर है इस इक्वेशन में एबीसी, एंड देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बहुत अच्छे से याद रख लेना। तो इसके तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, उसी प्रोसेस से जाओगे तो आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे नहीं मिल रहा है ना तो प्लीज फिर मुझे कमेंट करना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मुझे फालतू में मेहनत में मत लगाना। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाले फॉर्मूले से आप कर लोगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कोन के ऊपर, जो कि है आपका सेकंड टॉपिक ऑफ यूनिट 5, ठीक है। कोन, तो कोन के ऊपर तो एक ही क्वेश्चन करके जाओ, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर कोई अलग टाइप ही नहीं है, समझ में आ गया ना। तो इक्वेशन ऑफ कोन कुछ इस तरह होता है, आप इसको इस तरह याद रख सकते हो, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल। तो चलो राइट सर्कुलर कोन की हमारे पास बात हो रही है, ये सब चीजें अगर आपने नहीं याद रखी ना, इक्वेशन ऑफ कोन वगैरह चलेगा, हाँ, क्योंकि हमें राइट सर्कुलर कोन की इंफॉर्मेशन दिए जाएगी क्वेश्चन के अंदर, एंड देन हमें सॉल्व करना होगा। तो वर्टेक्स गिवन होगा सबसे पहले, डीआरएस ऑफ एक्सिस और सेमी वर्टिकल एंगल, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये पॉइंट ये एक्सिस होती है, बीच की एक्सिस होती है, समझ में आ गया। इट इज द अबव नेसेसरी डेटा, इफ द अबव नेसेसरी डेटा इज नॉट गिवन देन फर्स्ट फाइंड इट एंड प्रोसीड एज गिवन। तो यहाँ पर आपको ये चीजें फॉलो करनी होंगी। तो देख लो मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक मैं एग्जाम्पल भी लाई हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं माना कि सिर्फ स्टेप्स बता के मैं कैसे इसको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, तो एक मैंने जो एग्जाम्पल भी रखा है। तो सबसे पहले स्टेप समझ लो। स्टेप्स कैसे समझोगे, लेट पी एक्स वाई जेड बी एनी पॉइंट ऑन जनरेटर। तो पीछे आ जाओ, अपने कोन का जो आपका डायग्राम है वो देखो, ठीक है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है जनरेटर, इस लाइन को बोला जाता है एक्सिस, समझ में आ गया ना। इसको बोला जाता है जनरेटर, इसको बोला जाता है एक्सिस। तो आगे आ जाओ, इस जनरेटर के ऊपर एक पॉइंट आपको कंसिडर करना है पी, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता है, एक्स वाई जेड है। उसके बाद वर्टेक्स देख लो, वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स तो सबको पता होता है, इसको बोला जाता है वर्टेक्स, है ना, कोन का वर्टेक्स। तो उसको आपको कंसीडर करना है ए। मैं बोलूंगी हमेशा जो आप जो नेमिंग दे रहे हो वो सेम दो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप अभी प्रैक्टिसिंग में वो दोगे ना तो सेम आप एग्जाम में भी दोगे, तो वैसे ही फॉलो करना। एक्स वाई जेड है, वर्टेक्स इज एट ए, ठीक है। डीआरएस ऑफ लाइन एपी, अब समझ में आ गया कौन सी लाइन एपी, तो ये एपी आपको ये लाइन कंसीडर करनी है। तो इसका डीआरएस क्या आने वाले हैं, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, सिंपली एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, ठीक है ना। अब कंसिडर डीआरएस ऑफ एक्सिस, अब एक्सिस के जो डीआरएस होंगे वो एलएमएन होंगे, ठीक है। ये जो हमने निकाले डीआरएस एपी के, वो एपी के निकाले, ठीक है, एपी के निकाले। एक्सिस के डीआरएस क्या होंगे, एलएमएन होंगे, एंड एपी के डीआरएस होंगे एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा, जैसे मैंने बोला कि ये वाला फॉर्मूला जो अभी मैंने 2 मिनट पहले दिखाया था, वही कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। हमें सेमी वर्टिकल एंगल गिवन होता है हमेशा 45 डिग्रीज या फिर 30 डिग्री, जो भी आपको गिवन हो, ऐसा जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वही होगा। हाँ, तो यहाँ पर जैसे cos थीटा का फॉर्मूला यूज करो, एल आएगा यहाँ पर आपका दूसरा क्या है आपका डीआरएस, वो है x माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी, ठीक है ना। तो दोनों डीआरएस को जैसे हमने फॉर्मूले के अंदर देखा वैसे ही यहाँ पर आपको लगाना है। तो पहले वाला डीआरएस है एलएमएन, ठीक है, तो एलएमएन यहाँ पर दूसरे वाले डीआरएस से मल्टीप्लाई कर देना है, समझ में आ गया, एंड ऐड कर देना है। नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डीआरएस ऑफ योर एक्सिस, एंड सेकंड आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया स्टेप 4, ठीक है। उसके बाद इसको आपको करना है सिंप्लीफाई, ठीक है। इसको पूरा, इसको आप यहाँ पर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपली आपको इसको क्या कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, एंड आपको जो जनरल इक्वेशन मिलेगा वो आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है, एंड ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे सिंपली याद रख सकते हो, जिसमें आप क्या पढ़ रहे हो, कॉस थीटा। देखो वो फिर से मैंने पेन नहीं लिया था, तो समझ में आ गया कॉस थीटा आपको कैसे करना है। तो यही सिर्फ स्टेप्स फॉलो करो, एंड आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो कोन के फॉर्मूले के सॉर्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो बस आई होप कि समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं कोन के ऊपर। तो क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज दिस, यानी कि आप देखो ए की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, तो इसको आप हमेशा ए ही समझना, ठीक है। एंड द एक्सिस इज द लाइन, तो एक्सिस का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, लाइन, एंड सेमी वर्टिकल एंगल
एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर गिवन क्या है, ए गिवन है। DRS ऑफ एक्सिस कैसे निकालोगे, देखो ये एक्सिस की आपको इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये जो इसके नीचे है ये उसके DRS है, तो 2 1 - 2 समझ में आ गया। तो ये भी मिल गया एंड थीटा भी मिल गया 45 डिग्री। तो आगे आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, लेट P, ठीक है, पहले आपको एक्सिस जनरेटर के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर करना है, दैट इज P x, y, z। स्टेप 2 आपका होगा वर्टेक्स, ठीक है, गिवन वर्टेक्स आपको लिखना है एंड DRS ऑफ AP निकाल देना है सबसे पहले। तो x - 1 हो जाएगा सिंपली, फिर y + 1 हो जाएगा एंड z - 2 हो जाएगा। कैसा आया, आई होप समझ में आ गया होगा। DRS ऑफ एक्सिस गिवन है एंड जस्ट आपको लगा देना है cos 45 डिग्री, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला, ठीक है ना, cos थीटा का फॉर्मूला लगा दो, सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। एंड देन आपको क्या कर लेना है, देखो इसको कैसे करना है, ये जो आएगा ना यहाँ पर, सबसे पहले इसको स्क्वायर कर दो एंड देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपको फॉर एट लास्ट ये ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा विच विल बी योर इक्वेशन ऑफ कोन, ठीक है। बहुत सिंपली सॉल्व हो जाते हैं कोन के क्वेश्चंस। थर्ड आ जाते हैं सिलेंडर पे, ठीक है। सिलेंडर में सिर्फ 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो सिंपली ये वाला टाइप देख लो, आपका बहुत फायदा हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली इसके अंदर, क्योंकि कुछ इतना इंपॉर्टेंट स्टेप्स नहीं है, ठीक है, वैसे ही सब स्टेप्स हैं, तो डायरेक्टली मैंने एग्जांपल लिया इसके ऊपर। तो कैसे करेंगे आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यहाँ पर आपको रेडियस गिवन होगा, ठीक है, रेडियस गिवन होगा एंड एक्सिस ऑफ लाइन के जो है आपको यहाँ पर इक्वेशन गिवन है। तो नेसेसरी डेटा हमारे पास ये है, ठीक है। इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे हम निकाल लेंगे कि एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट, कौन से एक्सिस से कौन से पॉइंट से आपका एक्सिस पास हो रहा है, तो वो आपको यहाँ से मिलेगा, देखो 1, ये 0 और ये 3, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, ठीक है। एंड इसके DRS क्या होंगे, 2, 3, 1 है ना, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 2, 3, 1। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक तो मिल गया 1 पॉइंट ऑन एक्सिस, है ना, उसके बाद मिल गया DRS ऑफ एक्सिस एंड उसके बाद मिल गया रेडियस ऑफ सिलेंडर। एक डायग्राम बनाना मत भूलना, इसी डायग्राम से आप जो है हर क्वेश्चन सिलेंडर का सॉल्व कर सकते हो। ये याद रखो, ये जो पॉइंट है आपका एक्सिस के ऊपर, उसको हमेशा A नाम दो एंड जो आपका पॉइंट है आपके जनरेटर के ऊपर, उसको आप नाम दो P, ठीक है ना। उसके बाद ये जो है ये आप एक परपेंडिकुलर डालोगे सिंपली, तो वो M मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ये तीनों साइड्स आप निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो आपको सिंपली जो है ना आंसर मिल जाएगा। कैसे करना है देख लो, ये A की वैल्यू मुझे मिल गई, P x, y, z है, और ये क्या है, ये रेडियस है ना, ये रेडियस मुझे गिवन है 2, तो वो मैंने यहाँ पर लिख ली। समझ में आ गया, यानी कि PM मुझे पता चल गया ना, PM मुझे पता चल गया। अब मुझे AM और AP निकालना है, तो देख लो कैसे करेंगे। कंसिडर दिस फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1 क्या है आपका, लेट दिस P बी एनी पॉइंट ऑन सिलेंडर एंड A इज व्हाट योर 1 पॉइंट ऑन एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको पॉइंट जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी कि यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टेप हो जाता है आपके डायग्राम का। जैसे मैंने बोला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बनाना जरूर। स्टेप 2 क्या है, आपको AP का डिस्टेंस निकाल लेना है। तो A और P जैसे कि दोनों भी मुझे पॉइंट पे पता है ना कोऑर्डिनेट्स, तो मैं क्या कर लूंगी, सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लूंगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा, AP इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का होल स्क्वायर। उसके बाद हमें पता है PM है ना, जो कि आपका रेडियस है, यानी कि ये 2 चीजें हमें पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, देखो AM फाइंड आउट करने के लिए देख लो, सबसे पहले DRS ऑफ एक्सिस है हमारे 2, 3, 1, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, एक्सिस के लिए डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेंगे। एंड आई होप कि आपको फॉर्मूला पता है ना, L अपॉन अंडर रूट L प्लस M प्लस N, ये वाला, ठीक है ना, ये जो है इसका इसी का निकाल रहे हैं हम। तो 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड देन 3 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो सिंपली हमें डायरेक्शन कोसाइंस जो है कुछ ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे मिल जाएंगे। समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियोज हमारे x - 1, y और z - 3 होंगे एज पर जो कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन थी, है ना। अब देखो AM कैसे निकालेंगे, AM निकालेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ AP ऑन एक्सिस। AM क्या है, यहाँ पर देखो ना डायग्राम के अंदर, ये AM क्या है, ये AM हमने बनाया है ना, कि कैसे आया, जब हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं ये जो AP है, ये AP है ना, इसका रिफ्लेक्शन AM है, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन AM है, बस और कुछ भी नहीं समझना है इसके अंदर। तो AM आप कैसे निकाल लोगे, सिंपली देखो ये जो आया है ना 2/√14, ये 2/√14 यहाँ लिखना है एंड ये वाला जो डायरेक्शन रेशियो आया एंड ये कहाँ से आया है, देखो यार यहाँ पर देख लो, आपका जो पीछे
यहाँ पर ये जो है x-1 y-0 एंड z-3, तो सिंपली इसको याद रखना है। यहाँ पर है 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, इसलिए 0 वाले को कंसीडर नहीं किया है, सिंपली 1 और 3 को कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा x-1, y सिर्फ y-0 होगा इसलिए y लिखा है एंड z-3, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 3/√14 लिखना चाहिए, इन्होंने फिर 17 लिख दिया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पर 14 याद रखना, 1/√14 आप सब में ले लोगे कॉमन एंड देन यहाँ पर आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो, एंड लास्ट स्टेप आपका क्या है, इन राइट एंगल, यानी कि आपको AP भी मिल गया, APM भी मिल गया एंड यहाँ पर ये AM भी मिल गया। सिंपली लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सिंपली लगा दो पाइथागोरस थ्योरम एंड आपको XYZ के अंदर एक इक्वेशन मिल जाएगा। सॉल्विंग के बाद तो आपको इस इक्वेशन को ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो यूनिट 5 के भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए एंड आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका वन शॉट ही चल रहा है, हर चीज मैं आपको बताती जा रही हूँ। हाँ, मतलब सॉल्व नहीं कर रही हूँ लेकिन एक्सप्लेन करके सब बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट 6 में है आपका क्या, मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको समझते हैं बहुत हार्ड, आई नो कि बहुत लोग स्किप कर रहे हैं ये वाला यूनिट, लेकिन समझ लो मैं जितना बोल रही हूँ उतना करके जाओ, आप मतलब मोर देन हाफ मार्क्स इसके ग्रैब कर सकते हो अगर अभी से भी पढ़ोगे तो देख लो आपके इस यूनिट के अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं, आपको दो पार्ट्स, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रल के अंदर आपके पास क्या क्या कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, अगर लिमिट्स गिवन है, अगर लिमिट्स गिवन नहीं है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, पोलर फॉर्म। ट्रिपल इंटीग्रल के अंदर आ जाता है लिमिट्स गिवन है एंड लिमिट्स गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको करके जाने हैं। तो सबसे पहले डबल इंटीग्रल्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके आपको डबल इंटीग्रल समझेगा। एंड इसके सिर्फ और सिर्फ दो एग्जाम्पल्स बहुत मोर देन इनफ है डबल इंटीग्रल समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद सीधा आ जाओ चेंज द ऑर्डर में, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो चेंज द ऑर्डर देख लो एंड चेंज द ऑर्डर के बाद एक एग्जांपल देख लो पोलर फॉर्म का, ठीक है। तो आपका डबल इंटीग्रल इधर क्लियर हो जाता है। ट्रिपल इंटीग्रल समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इफ लिमिट्स आर गिवन वाला, जैसे यहाँ पर किया, ठीक है। एंड अगर आपको ये आ गया तो सिर्फ एक एग्जाम्पल में आपका यहाँ पर सॉर्ट हो जाएगा एंड आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके दो दो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके जाओ, ये सिर्फ देख के भी जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मेमोरी मैप में सारे के जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं, है ना, इंटीग्रेशन के, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड एंड ऑल, क्योंकि डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटीग्रेशन वाली चीजें यूज होंगी, तो उसमें कुछ हार्डकोर न्यू फॉर्मूला नहीं है जो मैं आपको दूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपके देखो यहाँ पर सिंपली, जैसे कि देखो फॉर्मूला हमें जो MCQs में आते हैं, मैंने कल भी आपको बताया ये बहुत फेमस है ना, dx dy dz, तो ये पूछा जाता है किसके लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एरिया वाला आपको ध्यान में रखना है, एरिया वाला भी PYQ है, हमने देख लिया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको किसके लिए, सिंपल बेसिक वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपके लिए ये वाले आ जाते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो आप ये वाले फॉर्मूलाज कंसीडर करो जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एंड अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड सॉल्व कर रहे हो तो ये तो देख लो, ये वाला जो है, ये वाला भी हमने कल MCQ देख लिया था, है ना। कौन सा वाला MCQ था, ये वाला था, समझ में आ गया ना, ये वाला MCQ था आई थिंक सो। तो ये वाला मतलब ऐसे भी आपको फॉर्मूलाज के ऊपर भी MCQs फ्रेम किए जाते हैं। तो अबाउट x एक्सिस है तो ऐसा वाला फॉर्मूला आएगा आपका, अबाउट y एक्सिस है तो ऐसा फॉर्मूला आएगा, कुछ रो x स्क्वायर dx dy एंड रो y स्क्वायर आएगा जब x एक्सिस है, y एक्सिस है तो रो x स्क्वायर आएगा। पोलर फॉर्म है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा r dr d थीटा, समझ में आ गया। एंड ये कार्टेशियन फॉर्म है तो यहाँ पर आ जाएगा dx dy dz, यहाँ पर लिखा नहीं है, समझ लो कार्टेशियन फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाते हैं आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के कंप्लीट विद ऑल सिंपल कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करे हैं आपको। एंड यही आप देखना कि अगर आप सिर्फ इतना भी करोगे ना, जितना मैंने आपको बताया है, इतनी चीजें कर लो तो आप हमेशा, मैं बोलूंगी, अगर मेरे बोलने पे चलोगे ना तो हमेशा आप 60+ स्कोर कर पाओगे। एंड इन दिस पेपर ऑल्सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जितना एक्सप्लेन किया है बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, कहीं आपको ये इतना वन शॉट में नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज इसको आगे से आगे तक शेयर करो एंड जितना मैंने बोला है उतना अच्छे से करके जाओ। आपके पास आज का भी पूरा दिन है, मुझे बताओ आपको जो चीजें हार्ड लग रही है, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एंड वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।